गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक है ना सर। कंडीशन तो ये है ना सर कि मेरे सामने जो भी आएगा ना तो उसको चीर देंगे, फाड़ देंगे, ठीक है ना सर। किसको? सवाल को। किसी इंसान को हमारे में इतना ताकत नहीं है रे भाई। देखिए, सबसे पहली बात है ना सर कि आज हम बात किसका करने वाले हैं, जिसके ऊपर आप सबको बहुत सारा सवाल था कि अब लग रहा है संदीप मास्टर धोखा दे दिया। ना रे बाबा ना, ये संदीप मास्टर जो एक बार बोल देता है ना वो करके दिखा देता है सर। हाँ, जब तक शरीर में मेरा सांस चलेगा ना तब तक आपकी सफलता के लिए लड़ता रहूंगा सर, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात है सर कि आज हमारा साइंस में टॉप 110 सब्जेक्टिव जो लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस करवा रहे हैं, इसका आज हमारा छठा क्लास है। और छठा क्लास में क्वेश्चंस नंबर 28 से हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे सर। ऑलरेडी पिछली क्लास में हमने क्वेश्चंस नंबर 27 तक कर चुके थे, ठीक है। लेकिन आज की क्लास जो होने वाला है वो बहुत ही यूनिक क्लास होने वाला है। हम तो आपको कहते हैं ना सर कि जितना आप लोग प्यार दे रहे हैं ना, बस इतने प्यार से रिजल्ट भी आएगा सर। क्योंकि मेरा तो बस एक ही टारगेट है सर कि अब की बार 482 से भी पार, ठीक है ना सर। बट देखो, मेरा दायित्व क्या बनता है, क्वेश्चंस को लड़ाना। हमारा फर्ज क्या है कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना से अंदर आना बोर्ड एग्जाम में। लेकिन आपका दायित्व क्या बनता है कि जितना संदीप मास्टर पढ़ा रहा है उतना को पढ़ लेना है ना। बस बस पढ़ लो, बेड़ा पार है, ठीक है ना सर। तो चलिए आज की क्लास को करता हूं शुरुआत सर। शुरुआत करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय इंडिया लिख करके कमेंट कर दो सर। कर लो इंडिया से प्यार, तभी तो होगा पढ़ाई से प्यार, ठीक है ना। और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना सर, एकदम ठोक देना। हाँ, और ऐसा ठोकना कि मोबाइल ना ठोका जाए। चलिए आइए सर, कहता है ना कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, देखो सबसे पहली बात है, यहां से तेरे को ऑब्जेक्टिव सवाल भी बन गया कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। लेकिन यही बोला है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, हमें यही बताना है, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है या फिर अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये दो सवाल में से, इसमें से या इसमें से, ये दो में से एगो फंसेगा, चाहे वो प्रथम पाली में हो चाहे वो द्वितीय पाली में हो, ठीक है। चलिए, कहता है ना सर कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तू लोग भी अंदर हो गया रे, ये बोल रहा है ना कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो कहता है सर कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लेंस अपने माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देती है। मैंने क्या बोला सर, बस आपके भेजा में नहीं गया होगा, हमरा पता है। आपके भेजा में नहीं गया होगा, हमरा पता है सर। आपके भेजा में कब चला जाता है वो मुझे पता चल जाता है, ठीक है। मैंने बोला सर कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लेंस अपने माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें, यह लेंस अपने माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें को अभिसारित कर देता है। अपने माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है, इसीलिए हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। फिर से मेरा बात को सुनिएगा, उत्तल लेंस जो है सर वो अपने माध्यम में गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। फिर से मेरे बात को सुनो, उत्तल लेंस यह अपने माध्यम में गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। तो मैंने यही बोला है सर कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लेंस अपने माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को, अपने माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है। उसे क्या कहते हैं सर, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो एक बार मेरे साथ बोलना है ना, बोलेगा ना रे, ना बोलेगा शादी हो ना होगा, बोलो ना। हाँ, मैंने क्या बोला सर कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लेंस अपने माध्यम में गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। यह लेंस अपने माध्यम में गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है,
है ना, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए अगला क्या कहता है सर, इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा गौर से, ठीक है, दिल से देखिएगा। दिल कहाँ है, यहाँ है, बस देखो, दिल से मतलब आँख से देखिएगा लेकिन दिल में घुसाइएगा, ठीक है नु। कहता है सर अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? वो मैंने बता दिया। अब आपसे पूछा है कि अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अच्छा, अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? तो अपसारी लेंस, ठीक है। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अपसारी लेंस, ठीक है। कहता है ना सर कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसरी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने वाली प्रकाश ये आने वाली प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है, इसीलिए आनी फैला देता है, ठीक है। देखो ये बोला है ना सर कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि आने वाली प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है। अपसरित मतलब होता है फैला देना। आने वाली प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। मैंने क्या बोला कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आने वाली प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है। क्या कर देता है? अपसरित कर देता है। अपसरित का मतलब होता है फैला देना। क्या सर? ये फैला देता है, ठीक है ना, इसीलिए अवतल लेंस को अपसरी लेंस कहा जाता है। एक बार मेरे साथ आइएगा, प्यार से आइए ना, मोहब्बत से आइए ना, दिल से आइए ना। हाँ ना आएगा, बयान से मैसेज आना बंद हो जाओगे, बयान से मैसेज आना बंद हो जाएगा ना, तो आ जाओ जल्दी। हाँ बाबा, हम उनके पास भी मैसेज कर देंगे, इसलिए सुन लो मेरे बात को। मैं क्या बोला हूं कि अवतल लेंस को अपसरी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आने वाली प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है। क्या कर देता है? अपसरित कर देता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये पीडीएफ को लिख नहीं पाते हैं। जब ये पीडीएफ को लिख नहीं पाते हैं तो उनके लिए आप अगर मेरे पास कोढ़िया वाला पन दिखाइएगा तब तो फिर दूसरा ऑप्शन भी मेरे पास भी है सर। जो लोग इसको लिख नहीं पाते हैं, जैसे यहां से आप लिख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार करके दोबारा वीडियो देख करके लिख लीजिए, ठीक है। और जो लोग नहीं लिख पाते सर, इनके लिए मैंने एक प्राइवेट ग्रुप बनाया हूं सर, ठीक है, जो कि प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए सबसे बड़ी फायदा यह है कि आपको मिलेगा मैथ, साइंस, हिंदी, सामाजिक विज्ञान का A to Z VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF मिलेगा, ठीक है। जहां पे सर आपको ज्वाइन होने के लिए मात्र आपका फी लगेगा 99 रुपया। ये व्हाट्सएप ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा, ना तो आपका कोई नंबर देख पाएगा, है ना, क्योंकि लड़का लड़की वाला मैटर बड़ा होता है सर ग्रुप में, ठीक है। ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा, ना तो आपका कोई नंबर देख पाएगा। आपके पास PDF भी जाएगा तो मेरा नंबर बन के जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ग्रुप कहाँ है। लेकिन हाँ, ये इसको बोलता है ब्रैक सेट ग्रुप बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें सर आपके पास PDF जाएगा तो मेरा नंबर बन करके जाएगा, इसमें कहीं पे कोई झमेला नहीं है नंबर को लेकर के। तो ये एकदम फ्रेश ग्रुप है सर, और ये ग्रुप के लिए आपको लगेगा फी 99 रुपया। वो 99 रुपया पेमेंट कहाँ करना है सर? तो आपको यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा 7295 047 यही नंबर पे आपको 99 रुपया पे कर देना है, ठीक है। ये नंबर पे चलता है पे फोन और पेटीएम, इसी पे क्या करना है? पेमेंट कर देना है। पेमेंट करके यही व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है। और जैसे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो मैसेज में लिख दीजिएगा कि मुझे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। 1 मिनट के अंदर में आपके पास ओके का मैसेज चला जाएगा। अब पिछले जितना PDF सबके पास भेजा गया है वो सारे PDF आपके पास भी भेज दिया जाएगा, ठीक है ना सर। तो ज्वाइन होने का सबसे बड़ा फायदा यह सर कि 99 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी फायदा तो वो नीचे में लिखा हुआ है, देख रहा है क्या लिखा हुआ है? आपके एग्जाम के पहले ज्यादा नहीं बोलेंगे वरना हमको जेल हो जाएगा, है ना सर। क्योंकि पिछले साल की तरह सर, पिछले साल तो देखबे क्या कितना पहले हमने दे दिया था। चलिए सर, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो सर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम पे भी जाता है, ठीक है। और एग्जाम के पहले PDF टेलीग्राम पे भी कुछ कुछ होता है, ठीक है। पूरा तो नहीं बोलेंगे सर, लेकिन कुछ कुछ होता है, आ जाइए सर। लेकिन प्राइवेट ग्रुप में तो फिक्स है सर कि वो जाएगा तो जाएगा। चलिए आपका हो गया सर ये 29 नंबर सवाल। चलिए हम लोग 30 नंबर सवाल की तरफ आते हैं। 30 नंबर सवाल बड़ा ही लाजवाब सवाल है।
सवाल कहता है ना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। देखो सर, ये मीठा खाते हैं तो गला फ्रेश रहता है, ठीक है। आइए, कहता है साबुन तथा अपमार्जक में अंतर। ये 5 नंबरिया में पूछता है रे बाबा। हाँ, ये पूछता है तो पूछता है सर, ये पूछता है तो पूछता है। संदीप कुमार पढ़ाता है तो ये आता है, कंफर्म है सर। ये पूछता है तो पढ़ाता है, और जो पढ़ाता है तो वो आता है, ये कंफर्म है बाबा। इसी के लिए सर शिद्दत से एक बार प्यार से मोहब्बत से सभी टोले गांव मोहल्ले में शेयर कर दो। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं सर तो एक बार सब्सक्राइब कर दो, और अच्छे से कमेंट कर देना सर। अगर आपको क्लास बुरा लग रहा है तो बुरा लिख करके कमेंट कर दो, लेकिन जरूर करो, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ेंगे इसका मतलब सिर्फ हमारे अच्छाई के बारे में मत लिखना, जो कमी है वो भी लिखो, लेकिन दिल पे हाथ रख के लिखो सर कि क्लास कैसा लग रहा है। आइए, कहता है ना सर कि साबुन तथा अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। आ जाना, एक साइड साबुन लिखना है और एक साइड बीच में लाइन देके अपमार्जक लिखना है, ठीक है। आइए, साबुन कहता है यह उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है। साबुन जो है वो उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है। साबुन क्या है? उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है। कहता है यह उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है, लेकिन अपमार्जक यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फेनिक अम्ल के सोडियम लवण है, ठीक है। यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फेनिक अम्ल के सोडियम लवण है, ठीक है सर। आ जाना, तो हमने क्या बोला साबुन में कि यह उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है, यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फेनिक अम्ल के सोडियम लवण है। अगला, यह जल में कम घुलनशील है। साबुन जो है सर वो जल में कम घुलनशील है। साबुन जल में कम घुलनशील है, ठीक है, एकदम आइएगा सर। अब देखिएगा क्या कहता है, यह जल में कम घुलनशील है। साबुन जो है वो जल में कम घुलनशील है, लेकिन अपमार्जक जो है वह जल में अधिक घुलनशील है, ठीक है। तो पहला मैंने क्या बोला सर कि यह उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है। कौन? साबुन। साबुन क्या है? उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है। मेरे साथ बोलिएगा, शिद्दत से बोलिएगा, प्यार से बोलिएगा, जहां पे बैठे हैं वहीं से बोलिएगा कि यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है। यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है। साबुन की तरफ आइएगा 2 नंबर में, यह जल में कम घुलनशील है, लेकिन अपमार्जक जो है यह जल में अधिक घुलनशील है। मैंने क्या बोला कि साबुन जो है वो जल में कम घुलनशील है, लेकिन अपमार्जक जो है वो जल में अधिक घुलनशील है। अगला 3 नंबर साबुन की तरफ, इसका जलीय घोल, जल्दी बोलो रे बाबा, साबुन का जो जलीय घोल होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है रे बाबा? तो क्षारीय न होता है मोहतरमा। आ जाओ, कहता है इसका जलीय घोल कैसा होता है? क्षारीय होता है। किसका? साबुन का। तो साबुन का जो जलीय घोल होता है वो क्षारीय होता है, लेकिन अपमार्जक का इसका जलीय घोल जो होता है वो उदासीन होता है। मैंने क्या बोला कि साबुन का जो जलीय घोल होता है वो क्षारीय होता है, लेकिन इसका जो जलीय घोल होता है वो उदासीन होता है, ठीक है। तो मैंने 3 पॉइंट पहले दोनों में तरफ मैं बताया हूं। पहला क्या है सर? किया उच्च वसा अम्लों का, बोलो जल्दी बोलो, सोडियम लवण है। थैंक यू। यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है। थैंक यू। कहता है जल में, बोलना रे बब्बा न तो शादी नहीं होगा, घुलनशील है। यह जल में अधिक घुलनशील है। आ जाना, इसका जलीय घोल, बोलो बोलो न तो शादी न होगा, इसका जलीय घोल हाँ उदासीन है। थैंक यू। चलिए अब आइएगा चौथा पॉइंट की तरफ, इसी का पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है सर? कहता है इसमें सफाई की क्षमता कम होती है। साबुन में सफाई का जो क्षमता होता है वो क्या होता है सर? ये कम होता है। साबुन में सफाई का क्षमता क्या होता है? कम होता है। साबुन में सफाई का क्षमता क्या होता है? कम होता है, लेकिन इसमें सफाई का क्षमता अधिक होता है। अपमार्जक में सफाई का जो क्षमता होता है वो अधिक होता है, लेकिन साबुन में सफाई की मात्रा कम, सफाई की क्षमता कम होती है, ठीक है। तो साबुन में सफाई की क्षमता कम होती है, लेकिन अपमार्जक में सफाई की क्षमता अधिक होती है। अगला कहता है इसका निर्माण वनस्पति तेल
या जंतु वसा से होता है। किसका निर्माण? साबुन का जो निर्माण है वो वनस्पति तेल या जंतु वसा से होता है। ठीक है, कहता है क्या सर कि जो साबुन का निर्माण होता है वो वनस्पति तेल या जंतु वसा से होता है। ठीक है, लेकिन अपमार्जक का जो निर्माण होता है इसका निर्माण कोयले तथा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होता है। अपमार्जक का जो निर्माण होता है वो कोयले तथा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होता है। मैंने क्या बोला सर? मैंने बोला है पहला पॉइंट क्या लिखाए थे कि यह मैंने क्या लिखा है सर? यह बोलो मेरे साथ, यह उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है। यह लंबी श्रृंखला वाली सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है। फिर मैं क्या बोला हूं सर कि यह जल में कम घुलनशील है लेकिन यह जल में अधिक घुलनशील है। फिर मैं क्या बोला हूं सर कि ये इसका जलीय घोल क्षारीय होता है साबुन का, लेकिन इसका जलीय घोल उदासीन होता है। फिर मैं बोला हूं इसमें सफाई की क्षमता कम होती है लेकिन इसमें सफाई की क्षमता अधिक होती है। कहता है इसका निर्माण वनस्पति तेल या जंतु वसा से होता है लेकिन इसका निर्माण कोयले तथा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होता है। मैं क्या बोला हूं? इसका निर्माण जो है सर वो कोयले तथा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होता है। ठीक है, तो एक बार आँख मूंदिएगा, आँख मूंद ना रू, हाँ एग्जाम में आँख मत मूंदिएगा, हमारा साथ खाली आँख मूंदो। मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है सर? यह उच्च वसा अम्लों का बोलो नहीं बोलेगा रे, हाँ बोला शादी के बात होगा तो टन बोलेंगे गुरुजी। हाँ, कहता है सर यह उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण, हंसना मत। यह क्या है सर? यह लंबी श्रृंखला वाली सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है। फिर मैंने 2 नंबर क्या बोला है सर? मैंने 2 नंबर फिर बोला है क्या? मैंने 2 नंबर बोला है कि यह जल में कम घुलनशील है साबुन, लेकिन यह जल में अधिक घुलनशील है। थैंक यू। इसका जलीय घोल क्षारीय होता है, इसका जलीय घोल उदासीन होता है। इसमें सफाई की क्षमता, बोलो रे बब्बा, कम होती है। इसमें सफाई की क्षमता अधिक होती है। घरों पे बैठ के पढ़ो ना तो ऑफलाइन की मजा होनी चाहिए। ठीक है, हंसते रहना चाहिए। इसका निर्माण वनस्पति तेल या जंतु वसा से होता है लेकिन इसका निर्माण कोयले तथा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होता है। ठीक है, प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होता है। चलिए अगला कहता है सर कि वाष्पोत्सर्जन, क्या बोला? वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है? वाष्पोत्सर्जन का जो क्रिया है वो पौधे के लिए क्या महत्व है? हमसे सवाल यही बोला है। ठीक है, हमसे सवाल क्या बोला है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधे के लिए क्या महत्व है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है? कहता है क्या कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधे के लिए क्या महत्व है? हमारा जो वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है वो पौधे के लिए क्या महत्व है, हमको वही बताना है। ठीक है, तो पहले पॉइंट क्या कहता है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए महत्व, अच्छा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधे के लिए महत्व, पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्राप्त होती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए निम्न महत्व, अच्छा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये लिखा है सर वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधे के लिए महत्व, पौधे के लिए महत्व, सॉरी, पौधों के लिए महत्व, पौधे के लिए महत्व, पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रभावित होती है। देखो अब सवाल समझ में आ गया कि आखिर मैंने क्या लिखा और क्या बोल रहा हूं। इसीलिए सर मैं अपने भाषा में ही लिख करके लाता हूं सवाल को। ठीक है, अपने भाषा कहने का मतलब है किताबी कीड़ा ज़्यादा नहीं रखता हूं, जो लॉजिकल है ना, इसलिए मैं अपने हाथों से लिखता हूं क्योंकि कहीं पे गलत ना हो जाए। कहता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधे के लिए महत्व, पौधे के मूल से चोटी तक लगातार, क्या बोला है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधे के लिए महत्व, पौधे के लिए महत्व, पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है।
बात को समझ में आया? नहीं आया? मेरे बात सुनो। देखो मान लो ये पेड़ है ना, और यहाँ पे क्या एक पेड़ है, ये पेड़ का पत्ता है। यहाँ से मूल से चोटी तक जो जल की धारा जो होती है प्रवाहित, वो बाष्पो उत्सर्जन के ही माध्यम से होता है। अब बात समझ में आया? ये जो पेड़ है, देखो ये पेड़ है, ठीक है, ये पत्ता है, ठीक है। ये पेड़ में ये मूल से, ये वाला जड़ से ये वाला चोटी तक जो जल का आमन गमन होता है वो बाष्पो उत्सर्जन के ही माध्यम से होता है, ठीक है। तो मैंने यही लिखा है कि बाष्पो उत्सर्जन क्रिया पौधे के लिए महत्व, पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा बाष्पो उत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। यहां तक समझ गया होगा जो मैंने अभी बोला। फिर पैराग्राफ को चेंज करना, जो लाइन में ही लिखा रहा था उसके जस्ट नीचे वाला लाइन वहीं से लिखना है। कहता है खनिज व अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। ये खनिज व अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। इसके अलावा यह पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। समझ गया मेरा बात को कि नहीं समझा? एक बार फिर से आना। मैंने क्या बोला है कि बाष्पो उत्सर्जन क्रिया पौधे के लिए महत्व, पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा बाष्पो उत्सर्जन के द्वारा ही प्रभावित होती है। समझ गया? मतलब पौधा को जो जड़ से पूरा ऊपर तक जो जल का आवन गमन होता है ना, वो बाष्पो उत्सर्जन के कारण होता है, ठीक है। अब इसके पैराग्राफ नीचे चेंज करके लिखना है, या खनिज व अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। कौन? बाष्पो उत्सर्जन सहायता करता है। फिर इसके अलावा, और इसका काम है, इसके अलावा यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। क्योंकि सर देखो, जल का आवन गमन नहीं करेगा ऊपर से नीचे तो पेड़ पौधा का ताप बढ़ जाएगा, तो पेड़ पौधा मर जाएगा। तो जल का जो आवन गमन करता है वो बाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। इतना ही नहीं, खनिज व अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता रखता है, ठीक है। और इसके अलावा पेड़ पौधे के तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। तो एक बार मेरे साथ आना सर, और प्यार से आना और मोहब्बत से आना, और एक बार मेरे साथ बोलना। मैंने बोला बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए महत्व, पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा बाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। पैराग्राफ चेंज करना। यह खनिज व अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। इसके अलावा यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायता रखता है। चलिए यहाँ तक एकदम कंप्लीट हो गया होगा। चलिए सर आगे हम लोग आते हैं। आगे सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। क्वेश्चंस नंबर 32 की तरफ आना। 32 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करो। देखो सर, प्रत्येक सवाल को हम लोग उस लेवल में बाहर करना है ना, क्वेश्चंस पे उस लेवल में हम लोग अटैक करना है कि वो ना लगे सर कि ये क्वेश्चंस हम पे हावी है। पढ़ो वैसा कि सीधे दिल में जाए, ठीक है। बस मेरा क्या दायित्व है। आ जाओ। कहता है सर, क्या कहता है, अवयवी और वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर लिखे। वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर लिखे। अच्छा, वायवीय शोषण क्या होता है, अवायवीय शोषण क्या होता है? देखो, ये वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर लिखे। बहुत ही रोमांटिक क्वेश्चन सर, ये बायोलॉजी का 5 नंबरिया में आता है। तभी तो संदीप कुमार बताता है तेरे सामने, क्योंकि तेरा जगह इस दिल में है सर। मैं आपको 100% देता हूं सर, अपना 100% आपको देता हूं, और आप 110% हमको नहीं, अपने पढ़ाई के ऊपर दीजिए सर, ठीक है। बस 10% एसके साइंस क्लासेस परिवार के ऊपर ध्यान दीजिए सर। ये आपका परिवार बहुत आगे जाएगा, और जब आपका परिवार आगे जाएगा सर तो आपको दिल की सुकून मिलेगा सर, प्यार होगा, मोहब्बत होगा सर। क्योंकि ये किसके लिए भोगता हूँ सर इतना, आपके लिए मैं इतना भोगता हूँ।
मैं चाहता सर तो धीरे धीरे भी नॉर्मली भाषा में उसको हम पढ़ा सकते थे, लेकिन नॉर्मली भाषा में पढ़ाते तो आपके दिल में नहीं जाता, शायद आपको पढ़ाई में इतना रुचि नहीं आता, इसलिए कहते हैं सर खूब प्यार कीजिए इसके साइंस क्लासेस परिवार को। बस जितना आगे बढ़ाइएगा सर उतना आगे आप जाइएगा, क्योंकि ये परिवार है आपका है सर, ये आपका आप परिवार के एक सदस्य हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस परिवार को बहुत आगे लेकर के जाना है। चलिए सर, आइए हम लोग आते हैं। कहता है वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बायोलॉजी का बड़ा भयानक क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में आता है सर। तो 5 नंबर आएगा तो छोड़े वाले हैं रे ना रे बाबा, नोच फोच के खा जाएंगे अगर। हाँ ना, कैसे खाएंगे कि अगर पता होने चलेगा, पचने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। कहता है सर ये वायवीय और अवायवीय श्वसन में निम्न अंतर है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में निम्न अंतर है, लेकिन पहला एक साइड वायवीय लिखना है, एक साइड अवायवीय श्वसन लिखना है, ठीक है। कहता है इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। मैंने क्या लिखा, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण क्या होता है, विखंडन होता है सर। मैंने क्या बोला, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। देखो हम आपको यहीं पर याद करा देंगे, ठीक है, बस आपको यहीं याद हो जाएगा, आपको घर उर में पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार जाना, दोबारा वीडियो देख लेना और लिख लेना, ठीक है, अभी मत लिखना। कहता है सर इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, किसमें, वायवीय श्वसन में, लेकिन इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता अवायवीय श्वसन में। कहता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कौन, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। मैंने क्या बोला कि ये वायवीय श्वसन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब उपस्थित नहीं, अनुपस्थिति में होता है, ठीक है, अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। आ जाइए, कहता है सर इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसमें, वायवीय श्वसन में। वायवीय श्वसन में उच्च मात्रा में ऊर्जा का उत्पन्न होता है, ठीक है सर, उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक है। वायवीय श्वसन जो है वो जस्ट उल्टा है अवायवीय श्वसन का, ठीक है। आ जाइएगा, तो हमने क्या बोला सर 1 नंबर में कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, किसमें, वायवीय श्वसन में। अब मेरे साथ बोलो ना रे बब्बा, ना बोलेगा शादियों ना होगा, हाँ बोलो न, तो नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से होगा रे, तुमसे ज़्यादा लड़की लोग पढ़ती है क्या, लड़की लोग खुश हो गई होगी। आ जाओ सर, दिखा दो अपना औकात तुम लोग रे। कहता है इसमें जहाँ पे बैठे वहीं से बोलना, कितने लोग तो बाथरूम में होगा, वहीं से बोल दो ना। कहता है सर इसमें ग्लूकोज का पूर्ण क्या होता है, विखंडन, बोलो, नहीं होता है सर, ठीक है ना। आइएगा, कहता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अरे ऑक्सीजन की, थैंक यू, उपस्थिति में होता है। यह ऑक्सीजन की, बोलो बोलो बोलो, अनुपस्थिति में होता है। चलिए, इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, थैंक यू। देखो हमें सुन लेंगे सर, तुम जहाँ पे बैठे हो वहीं से बोल दो, हम सुन लेंगे, ठीक है, लेकिन सर दिल पे हाथ रख के बोलना, पक्का बोलना सर, हाँ दिल पे हाथ रख के हम बोल रहे हैं, हाँ पक्का बोलना, तब ना समझेगा भी लोग कि नहीं पढ़ करता है, ऐसे कह के जो मोबाइल में की देखते रहता है। आ जाओ, कहता है सर इसमें कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पन्न होता है, वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पन्न होता है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पन्न होता है। कहता है सर इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा का उत्पन्न होता है, इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न नहीं, अच्छा इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम मात्रा में, अच्छा इसमें उच्च मात्रा में, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए अगला आएगा इसमें 4 और 5 नंबर टॉपिक की तरफ, क्योंकि 5 नंबरिया में पूछेगा तो 5-5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। इसमें CO2 तथा जल अंतिम उत्पाद है, अच्छा इसमें CO2 तथा जल अंतिम उत्पाद है, लेकिन इसमें
एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद है, ठीक है, अंतिम उत्पाद होता है, ठीक है। तो इसमें जो है सर वो CO2 तथा जल अंतिम उत्पाद होता है। अब इसमें एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं सर कि इसमें जो है वो CO2 तथा जल अंतिम उत्पाद होता है, लेकिन इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होता है, ठीक है। आइएगा, कहता है यह क्या माइटोकॉन्ड्रिया एवं साइटोप्लाज्म में होता है। जो वायवीय श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया एवं साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। यह केवल साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। मैं क्या बोला हूं सर कि वायवीय श्वसन जो है इसमें CO2 तथा जल अंतिम उत्पाद तक होता है, इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होता है। कहता है यह माइटोकॉन्ड्रिया एवं साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। यह केवल साइटोप्लाज्म में होता है। तो एक बार आइएगा सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से इसको एक बार हम पूरा को देख लेते हैं। बस यही को वायवीय और अवायवीय श्वसन को एक बार हम लोग अच्छा से देख लेते हैं। कहता है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर, तो वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में बहुत अंतर है। एक साइड वायवीय लिखना है, एक साइड अवायवीय लिखना है, ठीक है। कहता है सर इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, किसमें, वायवीय में। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय, लेकिन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें CO2 गैस तथा जल अंतिम उत्पाद होता है। इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होता है। कहता है सर कि यह माइटोकॉन्ड्रिया एवं साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन यह केवल साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो आज आपका सर 6ठा नंबर क्लास को मैंने कर दिया खत्म, और क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका कितना गया, 32 गया सर। बाकी आगे की क्लास में हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। अब आपका सारे छुट्टी है सर, तो इसका मतलब अब आपका क्लास जो है ना, नंबर ऑफ क्लास हम बढ़ाएंगे, ठीक है भाई, टेंशन मत लेना। आपके एग्जाम के कम से कम तो 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले सारे सिलेबस आपके हाथ में दे दूंगा, ठीक है। सिर्फ फिर बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है सर। तो थैंक यू, लव यू सर। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना सर, दिल से बताना, प्यार से बताना, क्योंकि जब आपका कमेंट पढ़ते हैं सर तो मुझे दिल की मोटिवेशन मिलता है सर, ठीक है। अपने आप में मोटिवेट हो जाते हैं सर, ठीक है, क्योंकि जिसके पास आपके जैसा भाई रहेगा सर तो उसको तो खुश रहना ही पड़ेगा ना। तो आपके सफलता के लिए सर मैं कुछ भी कर दूंगा, ये आपको देखने पता चल रहा होगा, ठीक है सर। तो थैंक यू, लव यू सर। क्लास अच्छा लगा तो एक बार जरूर सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। चैनल पे जो भी लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है सर। थैंक यू।